बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास में हम चौथी या तीसरी क्लास है ये मेरे ख्याल से। इसमें जो है ना हम उसको प्रीवियस क्लास को भी थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये क्या किया था कि यहाँ से एक जो टूल बॉक्स है ये वाला, यहाँ से एक रेक्टेंगुलर टूल पे किया था, क्लिक किया था और यहाँ पर एक बॉक्स सा बनाया था और उसके ऊपर फिर हमने उसका कवर लगाया था। और उसमें फर्दर क्या एडिटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और फिर इसमें दो तीन टूल्स इसी बार में से जो है ना हमने और देखनी है। तो अभी बेसिक क्लास हमारी चल रही है, फिर नेक्स्ट क्लास से जो है ना कुछ और मजीद चीज़ों की तरफ हम जाएंगे अरे फिलहाल। मेरे ग्लासेस ला दो, अंदर पड़े हैं। तो यहाँ पर हमने पहले एक बॉक्स बना लिया, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि हम आसानी के साथ इसको देख भी सकें और काम कर सकें। ठीक है जी, ये मैंने एक बॉक्स यहाँ पर बना लिया। इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ऑल्ट प्रेस किया है। ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर इसकी एक कॉपी जो बिल्कुल इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर ली है। और इसके बाद एक इसके ऊपर मैंने इसको बॉक्स को बनाने के लिए, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि एक इसकी कॉपी हमने बनाकर इसके ऊपर रखी थी और यूं तीन बॉक्स हमने बनाए थे। तीन बॉक्स बनाने के लिए जाहिर है कि हम क्या करते होते हैं कि इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं और हमारे पास जो है ना वो यूं आ जाता है। ये तीन से ज़्यादा बन गए थे, एक मैंने डिलीट कर दिया है। इसको बिल्कुल इसके करीब कर देंगे। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपको ये फील हो रहा है कि ये एडजस्ट नहीं हो रहा, तो इसको क्लिक करके आप ये जो कीबोर्ड की जो लेफ्ट राइट और अप डाउन कीज हैं उसके ज़रिए से भी आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने इसको यूं जोड़ कर नहीं रखना था बल्कि साथ साथ रखना है, सिर्फ इसलिए इसको मैंने यूं करके चेक कर लिया। एक प्रेस और कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर यूं। अब ये मैंने मैनुअल सेटिंग की है। मैनुअल सेटिंग के अलावा अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट सेटिंग हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई हुई है वो याद रखें कि ये जो प्लस का जो हैंड बना हुआ आ रहा है निशान, ये मैंने स्पेस बार दबाई हुई है। तो ये अक्सर मैं यूज करते हुए आपको भी इसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर हमें कभी आर्टबोर्ड को ऊपर करना पड़ता है, कभी नीचे करना पड़ता है सामने रखने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम डायरेक्ट सिलेक्शन की तरफ। डायरेक्ट सिलेक्शन मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन करने का मकसद क्या है। पहले हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद ये इस चीज़ पे हमने फर्स्ट वाली जो सिलेक्शन है, अभी हम बाकियों की तरफ नहीं गए हैं। ये देखें, यहाँ पर तीन सिलेक्शंस हैं। ग्रुप सिलेक्शन टूल है, लेसो टूल है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। तो हम अभी फिलहाल डायरेक्ट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। इसको सिर्फ ऊपर वाले दो एंकर पॉइंट्स को क्लिक करना है। एंकर पॉइंट्स को मैंने आपको बताया था कि एंकर पॉइंट क्या होता है। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये एंकर पॉइंट है। ये आर्क जहां पर आ रही है ये नहीं, बल्कि ये यहाँ पर अब जो आपको नजर आ रहा होगा ये एंकर पॉइंट है। ये वाला भी एंकर पॉइंट है। तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर सिर्फ इस बॉक्स के ऊपर क्लिक नहीं करना। अगर इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो फिर किसी एक एंकर को मूव करेंगे तो ये पूरा पूरा बॉक्स मूव हो जाएगा। ठीक है, पूरा बॉक्स हम मूव नहीं करना चाह रहे हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस ये अपनी जगह पर आ जाएगा। आपने करना क्या है, मिसाल के तौर पर हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ ऊपर वाले दो एंकर पॉइंट्स मूव होकर बॉक्स की शेप में हम लाना चाह रहे हैं। तो जिस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं माउस के जरिए से, तो हमने यूं करके इसकी गिर्द ऊपर वालों के गिर्द यूं हमने बॉक्स बनाकर छोड़ दिया। अब इससे ये सिलेक्ट हो गया। अब हम एंकर पॉइंट को अगर मूव करते हैं तो ये देखें, ये इस साइड पे मूव करना चाहें, इस साइड पे मूव करना चाहें, किसी भी तरफ इसको अगर मूव करते हैं तो ये इजीली मूव हो जाता है। और यहाँ तक हमने इसको रखा इस जगह पर। उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया तो ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया। इसके बाद इन दो पॉइंट्स को हमने सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद एंकर पॉइंट को हमने मूव करके इसके साथ मिक्स कर दिया था, अटैच कर दिया, तो ये हमारे पास एक बॉक्स रेडी हो गया था। और इसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर जो कवर सा लगाना था हमने, तो इसका जो एक ढक्कन बनाना है हमने, तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। इस पूरे को कॉपी करके पेस्ट कर लें। मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के जरिए से कॉपी किया है, ऑल्ट के जरिए से भी हो सकता है। तो अब इसको ढक्कन की तरह, यानी कि बॉक्स का जो ऊपर वाला कवर होता है वो शेप हम कैसे देंगे, लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था
तो डायरेक्ट सिलेक्शन में जाएंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन में जाने के बाद ये जो नीचे वाले 3 एंकर पॉइंट्स हैं, ये वाला, इसके बाद ये, और नंबर 3 ये मैंने सेलेक्ट किए हैं। अब मैं अगर इनको ऊपर करता हूं तो बिल्कुल देखें कि ये सारा का सारा नीचे से तीनों मूव करके ऊपर चले गए हैं। ठीक है, तीनों मूव करके ऊपर चले गए हैं। अब हमने जो नीचे जो बॉक्स बनाया है, इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर लाकर यूं छोड़ दिया। ठीक है, तो वो ढक्कन पीछे रह गया है तो कोई मसला नहीं है। हम अगेन इसको कंट्रोल जेड करते हैं और इसको यहाँ पर लेकर आते हैं। इसके बाद राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद अरेंज पे क्लिक करेंगे। अरेंज पे क्लिक करने के बाद ये इसकी जो अरेंजमेंट है वो हम कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। तो अभी जब हमने किया था तो ये इसके ऊपर आ गया था, इसका जो ढक्कन है वो पीछे चला गया था। तो या तो ये जो इसका जो कवर है इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर लें, या जो नीचे वाली जो चीज है इसको, इसकी जो अरेंजमेंट है वो सेंड बैकवर्ड कर दें। सेंड बैकवर्ड आपने कर दिया। उसके बाद आप इसको जब मूव करेंगे, यहाँ पर जाके इसको एडजस्ट करेंगे तो ये इसके पीछे चला जाएगा। अब इसलिए इसके पीछे मुकम्मल तौर पर नहीं गया है कि यहाँ पर एक बॉक्स जो है वो सिलेक्ट होने से रह गया था, तो कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इसको अरेंज करके सेंड टू बैक कर दें तो वो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन ये यूं हम जो इस तरीके से कर रहे हैं इसमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। इसका इलाज क्या है, वो एक नई चीज है। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। एक एक ऑब्जेक्ट को मूव करने से बेहतर ये है कि हम ग्रुप सिलेक्शन करें। इलस्ट्रेटर में ग्रुप सिलेक्शन 2-3 तरीके के साथ हो सकती है। पहला तरीका ये है कि जिस चीज़ को आपने ग्रुप सिलेक्शन में करके रखना है, ऐसी ग्रुप सिलेक्शन हो कि हम इसको बाद में मूव भी करते रहें, तो वो पूरा का पूरा जो इमेज है या पूरा जो ऑब्जेक्ट हमने तैयार किया है वो सारा इकट्ठा ही मूव हो जब तक हम उसको अनग्रुप खुद से ना कर दें। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने यूं इस सारे बॉक्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम अभी फिलहाल ये चाह रहे हैं कि 1 2 3, ये 3 जो स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह हमने मिक्स करके एक बॉक्स बनाया है तो ये ग्रुप सिलेक्शन में रहे। तो पहली ऑप्शन जो कि शॉर्टकी के तौर पर हमेशा याद रखनी चाहिए वो है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी जैसे ही आप प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल जी प्रेस कर दिया है। अब कंट्रोल जी जब मैंने प्रेस किया है तो ये एक एक बॉक्स अलग अलग जिस तरह पहले मूव हो रहा था ये नहीं होगा। ये जब तक मैं इसको अनग्रुप नहीं करूंगा ये इसी तरीके से रहेगा। ठीक है जी, एक तरीका ये है। अगेन मैंने इसको कंट्रोल जेड कर दिया है ताकि ये अनग्रुप हो जाए। ठीक है जी, ये अनग्रुप हो गया है। अब मैं इसको अगर मूव करूंगा, बल्कि अभी तक नहीं हुआ, ये देखें ये अनग्रुप हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इस पे आपने सेलेक्ट करने के बाद, सिलेक्शन जरूरी है, पहले सिलेक्ट आपने इसको करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ये यहाँ पर नजर डालनी है, तो ये देखें लिखा हुआ है ग्रुप। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो तब भी ग्रुप हो जाएगा। तीसरा तरीका इसका ये है कि सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ऑब्जेक्ट में चले जाएं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो वहां पर भी वही सेम चीज लिखी हुई आ रही है ग्रुप। जब आपने ग्रुप करना होगा तो यहाँ पर ग्रुप लिखा हुआ आएगा। अब आपने ग्रुप इसको कर दिया है, अब आप अगेन ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो अनग्रुप लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ग्रुप वाला जो है वो डिम हो गया क्योंकि ऑलरेडी वो चीज ग्रुप हुई भी है, इसलिए ये चीज डिम है, एक्टिवेट नहीं है। अब ये अनग्रुप वाला है तो अनग्रुप के लिए भी कंट्रोल जी ही इसकी शॉर्ट की है, लेकिन साथ इसके शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो रिवर्स सेक्शन करेगा, अनग्रुप कर देगा। ठीक है जी, अब हमने जब इसको देखें कि ग्रुप हो चुका है, इसी तरीके से हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल जी प्रेस कर दिया है तो सिंपल ये पूरा का पूरा एक इसके कवर की सूरत में आ गया है। अब मैं इसके ऊपर इसको रखता हूँ तो ये इसके पीछे चला गया है, कोई बात नहीं है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो ग्रुप के तौर पर इसको कंट्रोल आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आप अरेंज करें, इसको बैकवर्ड करते हैं तो ये इसके पीछे चला जाएगा। जितना भी हम इसको सेटिंग में लाना चाहें ये प्रॉपर तरीके के साथ उसके पीछे ही महसूस होगा। और इसके जो कलर स्कीम है वो कैसे चेंज करते हैं वो मैं फिर आपको नेक्स्ट इसके बाद क्लासेस में हम जाएंगे, यहाँ से कलर स्कीम चेंज होती है। तो खैर हमने ये चीज़ ग्रुप सिलेक्शन के बारे में हमने सीख ली कि 3 जगहों से इसके ग्रुप को हम अनग्रुप और सिलेक्शन में चेंजेस ला सकते हैं। अब इस पूरे को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस कर देता हूँ तो ये फुल फ्लेज एक बॉक्स हमारा बन गया जो कि ग्रुप की शेप में है।
ग्रुप की फॉर्म में है। अगर इसका मैं साइज भी चेंज करूंगा तो तब भी ये ग्रुप ही में होगा। और अगर इसी शेप में इसको मैंने रीसाइज करना है तो शिफ्ट प्रेस करके, यानी कि मैं चाहता हूँ कि इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वली इसी प्रोपोर्शन में रहें, तो उसके लिए मुझे फिर शिफ्ट प्रेस करना चाहिए है। तो ये देखें बिल्कुल उसी तरह का एक छोटा बॉक्स बना है। मैं इसको यहाँ पर साइड पे रख लेता हूँ ताकि हम बाद में इसको यूज कर सकें। इसके बाद हम आते हैं इसी वाली टूल के अंदर। इसी टूल में जो है ना वो है सेकंड टूल जो आ रही है हमारे पास, ये सर्कल वाली टूल है। सर्कल टूल से हम मजीद क्या काम कर सकते हैं आज जो है ना इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके लिए क्या होगा कि हमने जब ये एक टूल बना ली तो इसके बाद हम इसके ऊपर वर्किंग ये करते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन पे आ जाते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन पे आने के बाद जब हम ये सर्कल हमने बना लिया, उसके बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन पे आए हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन पे आने के बाद इस एक पॉइंट को हमने क्लिक किया, ठीक है। इस एक पॉइंट को, इस एक एंकर पॉइंट को हमने क्लिक किया है। जैसे ही इस एक एंकर पॉइंट को मैंने क्लिक किया है तो ये एक लाइंस सी अपीयर हो गई हैं हर एंकर पॉइंट के साथ। हर एंकर पॉइंट के साथ ये सामने, ये ऊपर वाले तीन के साथ सामने नजर आ रही हैं, यहाँ पर भी है, इधर भी। हम जो काम करेंगे इसी तरह का ही होगा। अब ये जो लाइंस बेसिकली अपीयर हुई हैं इसको इलस्ट्रेटर में हम यहाँ पर हैंडल कहते हैं, कर्व हैंडल भी कह सकते हैं, और ज्योमेट्री में इसको टेंजेंट कहते हैं, बेजियर पॉइंट्स भी कहते हैं। बहरहाल सिंपल हम यहाँ पर इसको कर्व हैंडल्स कह लेते हैं। और इस हैंडल के जरिए से देखें, यहाँ पर हैंडल भी लिखा हुआ भी आता है। इस हैंडल के जरिए से क्या हम काम कर सकते हैं, इसको, इसके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ प्रेस। अब आप देखें कि यहाँ से इसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। यहाँ तक मैं रख के इसको छोड़ देता हूँ, और इसके बाद इसके ज़रिए से भी अगर मैं मूव करता हूँ तो ये भी यहाँ पर इस तरीके के साथ ये चेंज हो रहा है। कोई भी और शेप आप बनाना चाहें तो वो बन सकती है, लेकिन ये तो हम रफ शेप बना रहे हैं। अगर हमारे सामने कोई शेप मौजूद हो कि हाँ जी उस तरह की हमने बनानी है, तो तब भी इन्हीं ट्रिप्स को, इन्हीं टिक्स को जो है ना वो यूज़ करके हम वो चीज़ ड्रा करते हैं। और उसके बाद उसको हम कहीं भी चाहे मूव कर सकते हैं और फिर उसकी डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप करने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये इसमें ये काम हो रहा था, हम इसको भी हम थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगेन इसी जगह पर आएंगे और पॉलीगॉन टूल पर हमने पहले बात कर ली थी, वो इस तरीके के साथ कुछ हमने बनाना होता है। इसकी जो साइड, नंबर ऑफ साइड्स हैं वो इंक्रीज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्लिक कर देते हैं, सिंपल इस पर सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करते हैं, द नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर 6 हैं, इसको हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक करेंगे तो उससे ज़्यादा साइड्स वाला इस तरह का बॉक्स जो है ना वो बनकर हमारे पास आ जाता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये टूल हमारे पास बनी हुई आ गई है। इसके बाद हम जाते हैं स्टार टूल पे। स्टार टूल पर जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो अब हम यहाँ पर अगर बनाते हैं तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड आता है हमारे पास वो इस तरह का एक कंप्लीट स्टार बना हुआ आता है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इस को हम चेंज करना चाहते हैं और इसकी जो साइड्स हैं ये देखें 1 2 3 4 5 पर मुश्तमिल जो है ना ये स्टार बना हुआ आता है। अगर हम चाहते हैं कि जी ये चीज़ ज़्यादा हो जाए और इस पर जो साइड्स हैं इंक्रीज हो जाएं, तो वही सिंपल तरीका है। अगेन आपने स्टार टूल पे जाना है, यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं वो कितने होने चाहिए, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो 5 का है। हम कहते हैं कि नहीं हमें 5 नहीं चाहिए, हमें 10 चाहिए हैं, तो आप ओके करें। 10 पर उस तरह का जो है बना हुआ है जो है ना ये स्टार आ जाएगा। और जो भी डिज़ाइन आप इसको देंगे उस लिहाज से इसका डिज़ाइन बनकर आ जाता है। अभी इसके अंदर जो फिल है ये वाइट है। फिल चेक करने का क्या मतलब है, फिल मतलब इसके अंदर का जो कलर है वो, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं बाहर रखूंगा तो इसका कलर आपको शो हो जाएगा। पीछे असल में बोर्ड ही वाइट है ना, तो इसलिए हमें उसका कलर अलग से नहीं नजर आ रहा। फिल कहते हैं इसके अंदर के कलर को। और जो इसकी साइड्स पर जो पाथ है, ये जो ब्लैक ब्लैक जो बाउंड्री है, ये इसको हम स्ट्रोक कहते होते हैं।
तो स्ट्रोक कलर यहाँ पर ब्लैक ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया हुआ है। ऊपर वाला जो कलर है फिल वो वाइट है। तो कलर चेक करने के लिए अगर आपने वाइट बोर्ड पर काम करना है, पहले तो ये है कि अगर इसको कलर हम चेंज भी कर सकते हैं, वाइट बोर्ड को किसी और कलर में भी ला सकते हैं, बैकग्राउंड आप चेंज कर लें। नहीं तो वैसे समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आप रख के देखें तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसका कलर क्या है। ठीक है, तो इसको हमने डिलीट कर दिया। डिलीट दो तीन तरीकों से हो सकता है। एक तो डिलीट के बटन से डिलीट होता है, दूसरा जो है अगर आप इसको सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट करने पर बैक स्पेस प्रेस कर दें तो तब भी वो चीज़ डिलीट हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं पेन टूल की तरफ। एक मिनट। अच्छा जी, पेन टूल में, पेन टूल कहाँ पर है? ये ऊपर से सिलेक्शन के नीचे पेन टूल है। पेन टूल पर आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने पर हमें यहाँ पर दो टूल्स जो है ना वो नज़र आ रही हैं। बाज़ वर्जन्स के अंदर यहाँ पर चार नज़र आती हैं, और यहाँ मेरे पास जो है वो दो पॉइंट्स हैं ना वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो मेजोरिटी काम है वो पेन टूल ऊपर वाला जो है ना वो उससे हो जाता है। नीचे वाले का काम क्या है? एंकर पॉइंट को ऐड करना या ख़त्म करना। एंकर पॉइंट को ऐड या ख़त्म कैसे करते हैं वो हम पहले समझ लेते हैं, और उसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम पेन टूल पर आ जाएंगे। फिलहाल हमने यहाँ से सिलेक्शन टूल ली। सिलेक्शन टूल लेने के बाद यहाँ से हम इस वाली एक इमेज को जो है ना यहाँ सामने ले आते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। ये हमने ले लिया। इसके बाद हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद पेन टूल में से जो नीचे वाला है एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट पर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखें देखें, जैसे ही मैंने एंकर क्लिक किया है तो मैं कहीं पर भी अगर मूव कर रहा हूं तो वो मुझे उस साथ वाले इमेज से मेरा कितना डिस्टेंस है वो बता रहा है। और उसके रेडियस, उसके सेंटर, उसके पैरेलल लाइंस, सब सब जो है ना वो हमें स्ट्रेट लाइन पर वो बता रहा है। इससे यूं यूं क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने व्यू में जाकर ये जो स्मार्ट गाइड है ये आपने ऑन करके रखनी है। ये वैसे ऑटोमेटिकली ऑन होती है। अगर आपने इसको ऑफ किया हुआ है या कंट्रोल यू बाजू का शॉर्ट कीज में जल्दी जल्दी काम करते हुए वो प्रेस हो जाता है, और कभी जो है ना वो अनग्रुप करते हुए प्रेस हो जाता है या कुछ भी, तो उसमें आपने ये चीज़ ऑन रखनी है और ताकि आपको काम करने में आसानी हो। खैर, हमने यहाँ से राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद एंकर पॉइंट टूल पे क्लिक कर दिया। अब हम इसके ऊपर आते हैं, और जहां पर हमने एक और एंकर पॉइंट ऐड करना है उस जगह पर, पाथ के उस एरिया में, वहां पर हमने जाके क्लिक कर देना है। जैसे हम वहां पर क्लिक करेंगे तो उधर वो एक और एंकर पॉइंट बन जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर एक, दो, तीन और नीचे वाले दो, पांच, पांच एंकर पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन हम चूंकि एक और बनाना चाहते हैं, वहां से एडिट करना चाहते हैं, इसलिए एंकर पॉइंट जो है ना वो एक और या जितने भी हम बनाना चाहें बना सकते हैं। तो जैसे मैंने वहां पर क्लिक करना है उस जगह पर एक और एंकर पॉइंट जो है वहां पर क्रिएट हो जाएगा, और वहां से उसके आसपास जो है वो दो एंगल जो है वो हैंडल्स बन गए हैं। अब आप देखें कि उस जगह से चेंज हम इजीली कर सकते हैं, कर रहे हैं। ठीक है जी। एंकर पॉइंट पर अगर आपने क्लिक किया, और क्लिक करने पर जो पहले से एंकर पॉइंट बना हुआ है अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ये टूल है जो अभी हमने सेलेक्ट की हुई है उस एंकर पॉइंट को खत्म कर देगी। ये देखें, ये ऑलरेडी जो बना हुआ है उस पर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो वो एंकर पॉइंट जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और ओरिजिनल जो हमारी शेप जो फर्स्ट टाइम में थी या एक जो बॉक्स की शेप है वो आ गई है, और जो पहले के जो थे सारे उसने ख़त्म करके एक बॉक्स बना दिए। ठीक है, तो ऐड भी इसी से होगा एंकर पॉइंट, और ख़त्म भी इसी से ही होगा। ठीक है ना। और इसी तरह जो है ना इसके जरिए से हम इसको शेप भी दे सकते हैं। इसका तरीका भी देख लें। एंकर पॉइंट जो ऑलरेडी है इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करें तो वो उसको ख़त्म करता था। अब क्लिक करने के बाद अगर हम ड्रैग कर लेते हैं तो इस तरीके के साथ इसकी शेप चेंज भी हो जाएगी। ये मैंने लेफ्ट क्लिक माउस का जो है प्रेस किया हुआ है। अगर इसके साथ साथ मैं इसको वापस यहाँ पे छोड़ देता हूँ, अगर इसके साथ साथ मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर लूँ
तो ये देखें उस सूरत में ये इस तरीके के साथ ये मूव करता है जिस तरह डायरेक्ट सिलेक्शन में मूव करता है। ये मैंने कर दिया। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो यूं यूं क्लिक करने के बाद अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो उसकी शेप इस तरीके के साथ चेंज होगी। किसी भी डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो उसकी जो शेप है वो डिफरेंट होती जाएगी, एंगल भी चेंज होगा और साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती जाएगी। ठीक है। तो शेप्स बेसिकली हम यहाँ पर बना रहे हैं। शेप कैसे बनाई जाती है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि इलस्ट्रेटर में इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा काम होता है। इसको मैं रिपीट भी कर देता हूँ। इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, या हम ये कर लेते हैं कि सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। कहाँ से हमने जहाँ से स्टार्ट किया था हम वहाँ पे अगेन जाते हैं और इस जगह से हमने इसको स्टार्ट किया था। ये एक चीज थी जो हमने यहाँ से लेकर इधर सेंटर में लेकर आ गए थे। उसके बाद हमने पेन टूल पर राइट क्लिक किया था और उसके नीचे जो एंकर पॉइंट टूल है इसको हमने क्लिक किया था। एंकर पॉइंट टूल का जो मकसद है वो दो काम हो सकते हैं। अगर पहले से जो एंकर पॉइंट बना हुआ है उस पर अगर आपने क्लिक करना है तो वो एंकर पॉइंट खत्म हो जाएगा। ये देखें ये उसने पॉइंट खत्म करके उसको बॉक्स सा बना दिया। गो मैंने कंट्रोल अगेन कंट्रोल जेड मैंने प्रेस कर दिया। अब अगर मैंने एंकर पॉइंट बनाना है, कोई नया एंकर पॉइंट बनाना बनाना है तो उस सूरत में भी यही पेन टूल जो है वो काम आता है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने पर इसके साथ दोनों ऑलरेडी जो एंकर पॉइंट्स हैं इन दोनों के दरमियान में चूंकि मैंने क्लिक किया है तो इसलिए यहाँ पर इसके जो दो पॉइंट्स हैं वो अपीयर हो गए हैं, इसके हैंडल्स बन गए हैं। अब इसके जरिए से अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहता हूँ, इसके एंगल चेंज करना चाहता हूँ तो वो सब का सब चेंज हो जाएगा। ठीक है। और ये ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इस पॉइंट को ख़त्म करना चाहता हूँ तो उसी एंकर पॉइंट पर अगेन हम क्लिक करेंगे तो उससे वो चीज़ जो है ना वो क्या होगी, एंकर पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी। अब इसके बाद हम चलते हैं इसी से जो है ना आगे मजीद कुछ शेप अगर हमने बनानी है इसी तरह का इसके साथ यहाँ पर हम एक और बनाना चाहते हैं तो हमें पता है कि ऑल्ट के जरिए से हमने एक और कॉपी बनानी है। और कॉपी बनाने के बाद हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। फ्लिप करने का तरीका आपको पता है कि कैसे फ्लिप किया जाता है, और ये अभी हमने कर लिया है लेकिन फ्लिप ऑपोजिट किया है मैंने इसको। ठीक है ना। फ्लिप ऑपोजिट का मतलब ये है कि सेम टू सेम इसको इसको ऑपोजिट नहीं किया बल्कि इसको कन्वर्ट करने के बाद एज इट इज इसको डायरेक्शन भी मैंने साथ चेंज की है। सिंपल फ्लिप नहीं किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं। और फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑपोजिट है ना, ये अभी हमने जो किया है ये इस तरह हो गया है। अच्छा। तो ये कोई मोनोग्राम वगैरह बनाना हो, इसका कलर चेंज करेंगे, दूसरे का कलर चेंज करेंगे तो इस तरह मिलता जुलता जो है ना, मिसाल के तौर पर अगर आपने वाइट रख दिया यहाँ पर आप कलर चेंज करते हैं, ये कोई रेड टाइप आपने कर दिया, ओके कर दें तो यूं बन जाता है। इस पे आपने कलर चेंज करना है, इस पे डबल क्लिक नहीं करना बल्कि सिंपल एक दफ़ा क्लिक करके आपने यहाँ पर कलर पे आपने क्लिक किया, यहाँ से आपने येलो को पिक किया, ओके किया और आपने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद आप इसको ग्रुप सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो इकट्ठा आपने इसको सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल जी प्रेस कर दिया। कंट्रोल जी प्रेस करने पर ये अब एक शेप बन गई है। ठीक है जी। शिफ्ट प्रेस करके किसी भी कोने से आप इसको छोटा कर देंगे तो ये बिल्कुल सेम टू सेम छोटा रहेगा। और शिफ्ट प्रेस किए बगैर अगर आपने इसको किया तो फिर ये डी शेप हो जाएगा। ऑल प्रेस करके हम इसके साथ नीचे ले आते हैं, अगेन इसके साथ नीचे ले आते हैं, मतलब ये कि कुछ भी बनाया जा सकता है। और अगेन आप इसको सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर देंगे तो ये कंट्रोल जी मैंने प्रेस कर दिया है। अब ये एक शेप बन गई है। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको साइज को इंक्रीज करता हूँ। अब अगर आपने कलर चेंज करना है, किसी एक का कलर चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, पूछ रहा है कि भी किसका कलर आपने चेंज करना है। तो खैर कलर चेंज करने के लिए अनग्रुप करना पड़ता है, इस पर हम फिर बाद में डिटेल से भी बात करेंगे। ये चीज हो गई। इसके बाद हम आगे यहीं पर ही पेन टूल में एंकर पॉइंट टूल हो गया। इसके बाद हमारा ये पेन टूल पे बात रहती थी, तो इस पर आने से पहले मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उठा के साइड पे रख लेता हूँ। अब हम आते हैं
पेन टूल पे बात करते हैं। पेन टूल आसान टूल है, इसके जरिए से काम बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ही मैंने पेन टूल पे क्लिक किया है तो ये इसके साथ वही यूजर गाइड जो है ना अपीयर हुई हुई है। पेन टूल से शेप्स बनाई जाती हैं और फिर एंकर टूल और हैंडल्स के जरिए से उसको चेंज करके डिफरेंट टाइप्स की जो है वो इसमें चेंजेस लाई जा सकती हैं। एक मिनट। ठीक है जी। तो इस पर काम इस तरीके से होता है कि अभी मैंने इस पर क्लिक नहीं किया, जस्ट मैंने सेलेक्ट किया है पेन टूल को। और जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा, लेफ्ट क्लिक मैंने जैसे ही प्रेस किया, ये देखें, ये मैंने प्रेस करके अब मैं अगर मूव करता हूँ तो ये लाइन इसके साथ अटैच रहेगी। ये उस टाइम तक आप इसके साथ ये अटैच रहेगी लाइन जब तक पॉइंट्स बनाते 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 वापस स्टार्टिंग एंकर पॉइंट पर इसको दोबारा से जोड़ते नहीं है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कहते हैं कि नहीं बस और मैंने काम इसके साथ नहीं करना है, इसको मुझे ये जो साथ अटैच हो गई है लाइन, इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ, तो स्केप का बटन दबा दें। स्केप का बटन दबाने से जो उसके साथ लाइन अटैच हुई हुई आ रही थी उस एंकर पॉइंट्स के साथ, तो वो वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। और अगर दरमियान में आपने छोड़ दिया तो वो शेप कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है ना। दरमियान का क्या मतलब है अभी हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर एंकर पॉइंट बनाया और शिफ्ट प्रेस किया ताकि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाए, यहाँ पर बना दिया। अगेन मैं शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पर आ रहा हूँ और फिर मैंने शिफ्ट प्रेस किया है, यहाँ पर क्लिक कर दिया और इसके बाद मैंने जो स्टार्टिंग एंकर पॉइंट था उस पर मैंने प्रेस कर दिया। अब आप देखें कि वो लाइन जो इसके साथ अटैच हुई हुई थी वो खत्म हो गई है। और इसके अंदर जो वाइट की जगह पर अब येलो कलर आया है, वजह उसकी ये है कि यहाँ पर फिल में हमारे पास ऑलरेडी येलो कलर आया हुआ है। ठीक है ना। और इनमें क्यों नहीं आया, इनमें कलर है। वही बात मैंने आपको जो पहले बताई थी, इसमें ऑलरेडी कलर हुआ हुआ है, लेकिन क्योंकि व्हाइट बोर्ड भी पीछे है इसलिए व्हाइट कलर इसके अंदर अलग से शो नहीं हो रहा है। तो मैंने खुद ही यहाँ पर व्हाइट रखा हुआ था और स्टैंडर्ड भी वैसे यहाँ पर ऑलरेडी कुछ ना सेलेक्ट किया हुआ हो तो यहाँ पे व्हाइट आ जाता है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है यहाँ से ये लाइन इसकी बाहर हो गई है, ये बिल्कुल स्ट्रेट एक रेक्टेंगल की शेप में आ जाए। तो वो आपको पता है कि आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन में चले जाना है और इस सिर्फ एक पॉइंट को आपने क्लिक कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको वापस यूं कर दें तो ये सीधा हो जाएगा। अच्छा, अब ये पेन टूल के जरिए से हमने किया है, पेन टूल के जरिए से ये एक शेप बनाई है। पेन टूल इलस्ट्रेटर में पेन टूल जो है वो ड्राइंग के लिए यूज होती है। बहुत सारी शेप्स इसमें बनाई जा सकती हैं, फिर उन शेप्स को डिफरेंट मोनोग्राम्स में या डिफरेंट स्टाइल्स में जो है ना चेंज किया जाता है और लोगोज बनते हैं इसके जरिए से। बहुत से और काम भी होते हैं। पेन टूल यहाँ पर राइटिंग के लिए नहीं है, राइटिंग के लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल यूज करते हैं या टाइप टूल यूज करते हैं। टाइप टूल के ऊपर हम बाद में जाएंगे, फिलहाल हमने यहाँ पर ये सीख लिया पेन टूल और एंकर पॉइंट टूल। उसके बाद सिलेक्शन हमें पता है, डायरेक्ट सिलेक्शन हमने पढ़ ली है। और इसके साथ साथ हम आज की आखिरी जो चीज़ है वो हम आते हैं यहाँ पर फिल, स्ट्रोक और इसके नीचे जो ये तीन ऑप्शंस हैं इनके ऊपर। फिल का तो आपको पता है कि इसके अंदर जो फिल हुआ हुआ है इसको कलर को कहते हैं, इसके साथ जो इसकी बाउंड्री है वो कलर जो है वो स्ट्रोक कहलाती है इलस्ट्रेटर में। अगर हमने उसको चेंज करना है तो हम यहाँ से इसी के ऊपर रखते हुए राइट क्लिक करेंगे। जिस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है या जिसकी स्ट्रोक की बात हम कर रहे हैं तो वो पहले से सिलेक्ट होना चाहिए है। मिसाल के तौर पर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको आपने एक दफा डायरेक्ट सिलेक्शन के जरिए से एक दफा इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जब आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, अब आप स्ट्रोक के ऊपर राइट क्लिक करें या डबल क्लिक कर दें। यहाँ से हमने लाइक ये मैंने रेड कलर पे कर दिया, रेड की तरह का कलर यहाँ पर हमने यूं किया और ओके कर दिया। तो अब इसका जो स्ट्रोक है वो रेड हो चुका है। और देखने के लिए हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं तो ये वाकई ही ये चीज़ रेड में आ चुकी है। अच्छा जी। इसके बाद ऊपर वाले पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने पर हमने यहाँ से इसको ये शेप दे दी, कलर दे दिया। कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, वजह ये है कि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये कलर हमने दिया, ओके कर दिया। अब ये इसका ये कलर हो गया है। तो ये सैंपल समझने के लिए जो है ना मैंने इसका यूं कलर कर दिया है। वापस हम यहाँ पे राइट क्लिक करके
कंट्रोल Z हमने यहाँ पर कर लिया। अब इसके नीचे जो 3 चीजें हैं ये क्या हैं? ये सबसे पहले जो ये राइट साइड पे सबसे पहले आ रहा है नन लिखा आ रहा है। अगर हमने इसके अंदर कोई कलर नहीं करना या कलर हुआ हुआ है ऑलरेडी, हमने उसको खत्म करना है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्ट्रोक का कलर अगर हमें खत्म करना है या फिल का कलर खत्म करना है, तो उसके ऊपर हम जिस इन दोनों में से जिसका भी कलर हम रिमूव करना चाहते हैं उसके ऊपर हम रख के यहाँ से नन पे प्रेस कर देंगे, जैसे मैंने अभी किया है। अगेन इसको करता हूँ, कंट्रोल Z मैंने प्रेस कर दिया। इसका कलर मैंने खत्म करना था, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया, ये फिल पे करने के बाद मैंने ये नीचे जो नन लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर दिया, तो ये कलर इसका रिमूव हो गया। इसके बाद अगर ये नीचे जो स्ट्रोक है इसको भी मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो पीछे सिर्फ पाथ रह जाएगा जिसके ऊपर कोई कलर नहीं किया हुआ होगा, ये भी हो सकता है। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब आप देखें तो जस्ट वो एक पाथ सा है जो कि यहाँ पर मुश्किल के साथ नजर आ रहा है। अगर इसके ऊपर मैं माउस लेकर आऊंगा तो तब ये नजर आएगा, अदरवाइज वो नजर नहीं आएगा। तो ये मैंने सेलेक्ट किया है इसलिए ये नजर आ रहा है। तो ये यूज होता है और इसका बहुत, ये दोनों चीजें रिमूव करके भी बहुत से काम होते हैं। हम आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे तो मैं आपको इसकी डिटेल बताता जाऊंगा। खैर मैंने यहाँ पर इसको फिल स्ट्रोक का जो कलर है इसका मैंने अगेन वो कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं फिल में आपको पता है कि जी यहाँ से ये नन करने पर ये हो जाता है। सेंटर में आता है ग्रेडियंट कलर है। ग्रेडियंट कलर आपने अगर चेंज करना है तो कौन कौन सा ग्रेडियंट कलर हो सकता है वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इधर से जैसे मैंने सेंटर पे क्लिक किया है तो ग्रेडियंट जो ऑलरेडी कलर आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा उसको ये ग्रेडियंट शेप में लेकर आ जाएगा। और कलर्स यहाँ पर आप यहाँ से भी चेंज भी कर सकते हैं, कलर यहाँ से मिक्स भी हो सकता है। सारे ऑप्शंस यहाँ पर हम चेंज करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सेंटर में ग्रेडियंट है। उसके बाद जो सिंपल है वो ये स्ट्रेट कलर है कि कोई भी इसके अंदर ग्रेडियंट या शेड वगैरह ना हो तो हम इस पे क्लिक रखते हैं। तो इस तरीके के साथ इन तीनों का यूज होता है। ये कलर स्कीम सब कुछ चेंज करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में ये सारी चीज़ें थी जो अभी हमने की हैं। नेक्स्ट फिर हम जो है ना टाइप टूल हमने करनी है। टाइप टूल यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप की है और इस पर कैसे काम कर सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टाइप वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। ग्रेडियंट टूल यहाँ पर भी मौजूद है और इन 2-3 चीज़ों पर हम नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे। और उसके बाद जो है ना फिर इंशाल्लाह साथ साथ चलते जाएंगे। यहाँ तक कोई चीज़ पूछने की, कोई सवाल, कोई बातचीत हो तो आप लोग कर सकते हैं।